हो जाएंगे। आप ही हो तुम, फिर मुझे ब्लेम करोगे। स्क्रीन दिख रही है? यस यो मैम। मैम। ठीक है, तो इतना तो स्केड्यूल हम सबको समझ आ गया कि हमारी जो इवनिंग क्लासेस हैं उसमें हमारा सिलेबस क्या चलेगा, सेल एंड ह्यूमन फिजियो। और अगर तुम अभी अपनी एनसीईआरटी खोलोगे देन यू विल सी कितने सारे चैप्टर हमारे 11th के भी कवर हो गए हैं, राइट, क्लास में ही कवर हो गया। ठीक है, अब चलता है हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस। एक्स्ट्रा क्लासेस के मोस्ट प्रोबेबली टाइम सुबह के रहेंगे, लेकिन अगर कोई वेरिएशन होगी आई विल लेट यू नो, पहले बताऊंगी, परमिशन लेके करेंगे तुम्हारी। ठीक है, जो मैक्सिमम वोट्स होगा वो करेंगे। देखो एक बच्चे के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम पे ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना शायद सबको ही अंडरस्टूड है, नहीं? सो हाँ, एक्स्ट्रा क्लास में जो चलेंगे वो चलेंगी प्रैक्टिस चलेंगी सिर्फ। तो एक्स्ट्रा क्लास में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ जाए दैट इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स्ट्रा क्लास में मैं तुमको सेल से कोई न्यूमेरिकल करा रही हूँ और वहाँ पे कोई टर्म आ गई जो हमें नहीं बताती, तो हमने वो कवर कर ली, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे वो जरूर कवर होंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे हम PYQs। ठीक है, यही हमारी मेन स्ट्रेटेजीज है। PYQ में हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं नीट के PYQs। अगर हमें उसके बाद टाइम मिलता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं, एम्स की तरफ। फिर हमें कोई टाइम मिलेगा तब हम जाएंगे किसकी तरफ, AFMC की तरफ, और फिर जिप्मा। वट अबाउट हमें टाइम नहीं मिला तो क्या है कि जनवरी तक हम लोग इस चीज को फोकस करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब फरवरी में तुम्हें दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करूंगी, 12th ग्रेड की रिवीजन स्टार्ट होगी ना, पहले 12th की रिवीजन होगी क्योंकि बोर्ड्स वाले बच्चों के पेपर है ना, उनको ये भी बताना है कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। फिर उसके साथ हम 11th की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो 12th वाले भी बोर्ड से फ्री होते जाएंगे और 11th वाले बैच में आके अपना रिवाइज कर सकते हैं, तब हम इन सब पे फोकस रख लेंगे। ठीक है, साथ में तुमको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते जाना है, छोड़ना मत इसे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा एक्स्ट्रा क्लासेस में वो एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सो जिसको भी एक्स्ट्रा क्लास आना है, देखो कोई टॉपिक मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रही, लेकिन मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज लाइक, तुमने अभी मेरे साथ अभी सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सुबह हम उसी के ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आप ये कर सकते हो कि जो क्लास में हुआ है सिर्फ उतनी चीज रिवाइज करो। ठीक है, उतना ही रिवाइज करो, नेक्स्ट डे आओ साथ में क्वेश्चंस लगाओ। तो एटलीस्ट ये तो है ना कि तुम्हारा एक टॉपिक विद क्वेश्चंस तैयार हो रहा है, तो इसमें तो उल्टा फायदा ही है। अब देखो कितने सारे बच्चे हैं जिसको नहीं टाइम लगता, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स, उनको टाइम ही नहीं लगता कि वो क्लास लगाए, उसके बाद वो उसको रिवाइज करे, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन करे। हम तो सारे क्वेश्चन साथ ले लेके चल रहे हैं, तो हमारा तो एट द एंड ऑफ द जेन ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लगाओ ताकि तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्योंकि थ्योरी याद नहीं रहती लेकिन क्वेश्चन लगाने के बाद याद रहती है। मुझे बताओ जितने बच्चों ने आज तक क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई है, कुछ फायदा हुआ है उसका या नहीं हुआ? ऑनेस्टली यस मैम हुआ है। कुछ यस फायदा मैम। दिखाई देता है? मैम हुआ है। और अकेले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और ग्रुप में करने में थोड़ा फायदा पता चलता है कुछ? यस मैम। ठीक है, Yes, इसके ma'am. कॉन्स भी हैं मैम। कि हाँ, कॉन्स भी है कि स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना, अकेले में मैं ज्यादा क्वेश्चन लगा सकती हूँ, एक साथ कम लगते हैं क्योंकि मैं सामने से एक्सप्लेन भी कर रही होती हूँ। लेकिन इसका फायदा भी है, मैं तुमको एक क्वेश्चन करते हुए बता सकती हूँ कि कितने चैप्टरों से मिलकर आया है, तो तुमको वो कहीं ना कहीं फायदा होता है। हर एक क्वेश्चन डिस्कस होता है, और कभी कभार हम क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, आंसर टिक कर देते हैं, सही भी हो जाता है, फिर हम उस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते, लेकिन एक्चुअली मुझे वो क्वेश्चन आता नहीं था सोल्व करना, मुझे जब डिस्कशन हुआ तब पता चला कि मुझे आता नहीं था, राइट। तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हम प्रैक्टिस करेंगे PYQs उन्हीं टॉपिक्स की जिनको हमने पढ़ा है, राइट। और एक चीज हम नहीं ऐड करेंगे, दैट इज संडे टेस्ट डिस्कशन। ये बिना डिस्कशन के कैसे टेस्ट चल रहा है? किसी बच्चे ने आज तक मुझे संडे टेस्ट की डिस्कशन नहीं बोली, क्यों भाई, तुम बड़े जीनियस हो, तुम्हें सब आता है। हाँ अंशु, नोट्स भी मॉडिफाई होते हैं, क्यों भाई तुम कभी पूछते क्यों नहीं हो कि संडे के टेस्ट में क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? कुछ बच्चे का कभी मैसेज नहीं आता, तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हें सब आता है। अस्मिता है जिसके लगातार आई थिंक फुल मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट, मैं उसका चलो समझ लेती हूँ, बाकी बच्चों का क्या हिसाब है? देखो यार, अच्छा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें रहे तुम्हें क्या करना है। ये हमारा किसका है, हमारा जनवरी का। जब फरवरी आएगा ना तब नई दिक्कतें आएंगी, तब उस हिसाब से देख लेंगे। तो जनवरी का ये प्लान है हमारा, किसका, बायोलॉजी का। चलो डन। अब मेरे को देखो एक बात समझो कि मैं भूल गई क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी मैं? संडे टेस्ट डिस्कशन। संडे टेस्ट डिस्कशन, हाँ थैंक यू। क्या हो गया मुझे, कहाँ ध्यान है मेरा यार?
क्लास में ध्यान दे भाई, कहाँ ध्यान है मेरा। तभी बोलते हैं इंसान जब ध्यान नहीं होता बातों में, ये ज़्यादा चीज़ें सोच ले। अच्छा सॉरी यार, कभी कभार हो जाता है। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, संडे टेस्ट रजिस्ट्रेशन की बात कर रही थी। देखो एक पैटर्न होता है, इसको ध्यान से समझना। बहुत देखो, तुम पढ़ तो यूट्यूब पे किसी भी टीचर से लोगे, अपने पड़ोस में भी ट्यूशन लेके पढ़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें बहुत ही ग्रेट कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं भी वही पढ़ा रही हूँ जो और लोगों ने भी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेड या पीएचडी करी हुई, उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी है, उन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। मैं बोल दूँ कि ट्रांसपीरेटर पेड़ को देख के समझा सकती हूँ, कोई और तुमको किताब लेके समझा दे या किसी और तरीके से समझा दे, तो पढ़ तो तुम किसी से भी लोगे, है ना। एंट्रेंस क्रैक भी लाइफ में कभी ना कभी कर ही लोगे, ऐसा तो है नहीं। जो इतना अवेयर है बच्चा कि वो क्लास में आ रहा है शाम को भी, स्कूल बोल सब निपटा के, तो तुम में इतनी समझ तो है, तो तुम निकाल तो लोगे कोई ना कोई ज़िंदगी में एंट्रेंस, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लासेस में ज़रूर सीखनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम चाहे डॉक्टर बन जाओ, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपके ग्रेड्स आपको सर्वाइव करने में मदद नहीं करते। वो आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं, लेकिन जॉब में सर्वाइवल आप अपने ग्रेड से नहीं करते। आपको आना चाहिए चीज़ों को समझना, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की एप्लीकेशन करना। जैसे अकेले सर्वाइव करने के लिए खाना बनाना आना बड़ा ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे कुछ टेक्निक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एंट्रेंस है, डजेंट मैटर, हमेशा आप वहाँ टेस्ट दो, ठीक है। एंड ट्राई टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, मोर सबसे ज़्यादा ये देने हैं। लेकिन चलो टॉपिक वाइज भी आ रहा है, टेस्ट दो, टेस्ट टेस्ट होता है। टेस्ट देने से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रेशर की प्रैक्टिस, टेस्ट देने का एक प्रेशर होता है दिमाग में, आपकी प्रेशर की प्रैक्टिस होगी, तो जिस दिन आप नीट का पेपर जाने जाओगे वो एक और टेस्ट होगा सारे टेस्ट की तरह, तो आपको प्रेशर लेने की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एक साथ बैठ के इतना लंबा पेपर देना यार गट्स लगते हैं। आई मीन सीरियसली यार, 3 घंटे में दिमाग घूम जाता है, सारी बायो सारी फिजिक्स केमिस्ट्री सोच सोच के। तो प्रेशर प्रैक्टिस होती है टेस्ट देने से, ठीक है। और आपको पता चलता है आपकी, चलो प्रेशर टेस्ट रख लेती हूँ मैं, कि टेस्ट देने से आपकी प्रेशर की प्रैक्टिस हो गई, और आपको ये भी पता चला विच कॉन्सेप्ट आर नॉट प्रिपेयर, है ना, कॉन्सेप्ट नॉलेज, कि कहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ कहाँ पर नहीं। अब मेन पर्पस ये नहीं होता कि आप उसमें पास हो जाओ या फेल हो जाओ। अच्छी बात है, अच्छे नंबर आ रहे हो तो आपको पता आपका ये कॉन्सेप्ट सही है ये नहीं है, लेकिन मेन जो एम होता है उसका ये कि टेस्ट देने के बाद आपको करना होता है क्या, आपको उसको करना होता है एनालाइज। ये स्टेप बाय स्टेप है और ये लंबा स्टेप है। एक टेस्ट देने में 3 घंटे लगे तो उसको एनालाइज करने में भी 3 घंटे लग जाते हैं, ये सच है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तुम टीचर थोड़ी हो, टीचर को भी एक टेस्ट एनालाइज करने में मुझे भी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। जबकि मुझे क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट भी ढूंढने पड़ेंगे, तो तुम लगा लो एनालाइज करने में 3 आवर्स लग जाएंगे तुम्हारे। इट्स काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस, इसलिए हम इसको संडे को रखते हैं, क्योंकि संडे को तुम लोगों के पास जो टाइम है वहाँ तुम इसे यूटिलाइज कर सकते हो। संडे तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास 4 ही तो महीने हैं, 4 महीने संडे सेक्रीफाइस कर दोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम है 4 महीने संडे सेक्रीफाइस करने में, तुम अकेले थोड़ी हो, कभी कभार कुछ बड़ा करने के लिए थोड़े छोटे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। तो ये तुम्हारा सेक्रीफाइस है कि 4 मंथ के मैंने संडे सेक्रीफाइस किए हैं ताकि मैं कुछ बन पाऊँ, और तुम कुछ बन भी जाओगे। जब तुम एनालाइज करोगे तो तुम क्या देखोगे, तुम क्वेश्चन देखोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता था। सबसे पहले हम जाते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे जो रॉन्ग है हमारे, क्योंकि राइट वाले थोड़ी याद रखे। तो देखो रॉन्ग क्या था, जो रॉन्ग था वो क्यों रॉन्ग था, उसका रीज़न क्या है। तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता वो इसलिए रॉन्ग था, या गलती से मैंने इधर उधर टिक कर दिया। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको लिखो। तो जब मैं जब अपने क्वेश्चन एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि एंट्रेंस तो मैंने भी दिया ना, तो हम एनालाइज कैसे करते हैं, आई ऑलवेज हैव अ शीट विद मी। जैसे ये शीट है ना, एक पेपर मैंने रख लिया, तो जो PYQ की तुम्हारी शीट है ना उसके ऊपर लिखो संडे टेस्ट डेट के साथ, तुमको पता होना चाहिए तुमने क्या किया, वहाँ पे लिखो। मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे पता चला कि मेरा क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने केयरफुली रीड नहीं किया था, मैंने मार्क गलत कर दिया, आंसर कुछ और मुझे पता था। तो मैं वहाँ लिखूंगी रीड केयरफुली, तो मैंने एक पॉइंट ऐड कर लिया रीड केयरफुली, दूसरा पॉइंट ऐड कर लिया ये वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा मुझे नहीं आता सेल डिवीजन, तो मैंने सेल डिवीजन माइटोसिस नहीं आता लिख लिया, ठीक है। तो बहुत लंबी सी एक लिस्ट बन जाएगी। अब उसको देख के घबराना नहीं है, ये वो लिस्ट नहीं है जो तुम्हें नहीं आता, ये वो लिस्ट है जो तुम्हें बता रही है कि ये तुम्हें नीट क्रैक करने से रोकेगा या कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने से रोकेगा। तो तुम्हें वो टॉपिक मिल गया जो तुम्हें रोकने वाले हैं एंट्रेंस क्रैक करने से। अब मुझे बात बताओ, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुमको घर बैठे बैठे खुद से ही पता चल गया कि तुम्हारा एंट्रेंस क्रैक करने से कौन तुम्हें रोक रहा है। यही तो तुमको ढूंढना था। आधे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनसे पेपर क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें तो पता चल गया ना। उन टॉपिक्स को रखो, उसको रखो अपने सामने, लगाओ जहाँ भी लगाते हो यार, कहीं ना कहीं किसी के पास कोई ना कोई जगह होगी, उसको लगाओ और उस पर रखो कि मैं हर रोज एक चीज़ को कवर करूँगी, ठीक है। तो मुझको नहीं आता था, सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे नहीं आता था फ्लो, मास फ्लो जो फ्लो में होता है मुझे नहीं आता। तो मैंने एक दिन, आज स्कूल गई हूँ मैं, तो स्कूल में भी मैं एक बार NCERT निकाल के मास फ्लो पढ़ सकती हूँ,
इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं नोट्स निकाल के पढ़ सकती हूँ, इतना टाइम मिल जाता है हर किसी को, जो करना चाहता है वो टाइम निकाल लेगा, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो मैं एक मास फ्लो तो पढ़ ही सकती हूँ, मैंने मास फ्लो पढ़ा, मैं वापस आई, मैंने वो क्वेश्चन लगा के देखा, हाँ अब क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाता है, राइट। तो फिर मैंने उस टॉपिक पे टिक कर दिया कि मैंने उसको एक बार पढ़ लिया, समझ आई। सो व्हेन यू एनालाइज योर पेपर देन यू बिकम वाइज, सो व्हेन यू एनालाइज योर मिस्टेक देन यू बिकम वाइज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, सबसे पहले एक्सेप्ट योर फ्लॉज, अपनी जो कमी होती है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। चाहे मैं बायो की टीचर हूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता बायो में कैसे होती है, एंड इट्स ओके, सब कुछ कैसे पता होगा मुझे, पर ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करके ऐसे बैठ जाऊँ, हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, मुझे नहीं पता बट आई विल स्टडी दैट, मैं भी उसको पढ़ के सीखूंगी। सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड देन इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करो। सो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइफ में भी अप्लाई होगा, पर अभी तुम छोटे हो तो मैं ये यहाँ डालना नहीं चाहती वो चीज़, वैसे फोकस बिगड़ जाएगा, ज़्यादा बोल दूँगी मैं, ठीक है। तो अपनी गलती को एनालाइज करो, अपने पेपर को समझो कि वहाँ गलती क्या है, उनको लिखो, ऐसा मत सोचा करो यार मैंने देख लिया हो गया, लिखो, लिख के याद रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं, एक हफ्ते में इतना कुछ हो जाता है कि दिमाग में नहीं याद रहता। सो राइट डाउन दिस टॉपिक, यहाँ गलती थी, यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं, करेक्ट और इनकरेक्ट का फर्क। पता है क्या होगा कि जब तुम जनवरी खत्म हो, फरवरी में जब तुम संडे टेस्ट देने जाओगी और एक बार पीछे पेज पलट के देखोगी कि पिछले 4 संडे टेस्ट में मेरी क्या गलती थी, तो उसे देख लोगी ना तो तुम्हें याद रहेगा कि आगे से मुझे वो गलती रिपीट नहीं करनी है। इसलिए होता है अपनी गलतियों को दोबारा से रिवाइंड करो तो हमें याद रहता है इसे दोबारा नहीं करना, ऐसे नेगेटिव मार्किंग कम होगी, क्योंकि तुम सब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पॉजिटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग। तुम्हें ये नहीं पता कि क्या मार्क नहीं करना है, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सब नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम का बच्चा नेगेटिव मार्किंग में मरता है। पर इसको तुमने एकदम से अपने आप में फिक्स करने लगा कि हम मैंने नहीं करनी, आई एम सो स्मार्ट। एंड हाउ यू विल बिकम स्मार्ट, बाय प्रैक्टिसिंग छोटी छोटी चीज़ें। समझ आई बात? यस मैम। या मैम। बाकी को नहीं समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। यू हैव द टॉपिक, यू हैव द टॉपिक्स, दिस इज हाउ यू गोना प्रैक्टिस। इसको ये है तुम्हारे टॉपिक, एडवांस में पढ़ना है, एडवांस में पढ़ के आओ, बहुत बढ़िया बात है। तुम भी मुझसे डिसएग्री करो, मैं भी तुमसे डिसएग्री करूंगी, फिर हमें कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी और ऐसे हमें याद रहेगा। कोई कुछ भी भूल जाए लेकिन कोई कभी ये नहीं पूछे भूल पाएगा कि सीट डोरमेंस मतलब क्या था वो, एपिकल डोमिनेंस के ऑपोजिट कौन सा हार्मोन काम करता है, कौन सा हार्मोन था? साइटोकाइनिन। नहीं भूलेंगे, वी हैड एन आर्ग्यूमेंट ना, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। यस तो मैम। इसलिए पढ़कर आओ और अच्छे से बढ़िया से साथ में पढ़ाई करेंगे, और कोई स्ट्रेस मत, देखो स्ट्रेस तो लोगे ही, कम ऑन, मेरे को भी थोड़ा स्ट्रेस है, तुम्हें क्या स्ट्रेस है, मुझे तो खुद स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो हो गई, इसमें कुछ कर नहीं सकते, चुप कर, इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उसको फिक्स तो कर ही सकते हैं, है ना, तो फिक्स कर लेंगे और क्या कर सकते हैं अब, है ना। ज़्यादा अगर मॉर्निंग चैप्टर, मैंने सारे थप्पड़ मारना है इसके क्लास में घुस के तुझे, तेरे को मैंने अभी क्या बोला, PYQ प्रैक्टिस करेंगे, तो जो चैप्टर ऊपर कर रहे होंगे वही नीचे PYQ प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ नहीं आई तुझे? अब भाई समझ। हाँ, ये जब इसकी बेइज्जती होता है ना तभी माइक नहीं ऑन करता, तभी चैट में बात करता है, ऐसे ये माइक ऑन करके नो मैम मेरे को लगा कि आप एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आज मैंने पढ़ा कल पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे, मेरे को लगा आपने एग्जांपल दिया। नहीं नहीं नहीं, PYQ साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, PYQ प्रैक्टिस साथ में करेंगे, मतलब जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे सेल चल रहा है ना, तो सेल इतना हो गया है कि PYQ लगा सकते हैं, तो मॉर्निंग क्लास में PYQ लगाएंगे, सो दैट जो बच्चा साथ साथ में पढ़ रहा है और प्रिपेयर कर रहा है, उसको स्कूल भी है, उसको उससे नहीं ज़्यादा पढ़ाई हो पा रही, तो एटलीस्ट वो क्लास में सब निपटा जाए ना, क्लास में बायो पढ़ ली और क्लास में PYQ लगा लिए, तो तुम्हें घर पे जाके बस रिवीजन करनी है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी बायो समझ जाएगी, सो यू कैन फोकस ऑन योर बोर्ड्स एंड योर स्कूल एग्जाम। ओके ओके, डन सबको? यस मैम। या जतिन, मैम। साइटोसिन नहीं, साइटोकाइनिन। ओके, चलो आओ, सेल पढ़े। यस मैम। समय क्या हुआ है, समय का चक्र बताओ, कहाँ पहुंचा है? 741। 741। अच्छा, यार ये बाल मेरे चिपके चिपके मैं देवानंद क्यों लग रही हूँ? मतलब एटलीस्ट महिला तो लगूं, कुछ नहीं हुआ। मैम अब हमें हॉलीडे भी हो जाएंगे। स्मिता कब से हॉलीडे तुम्हारे? अच्छा मैं बताना भूल गई थी, क्या लगता है लाइट गई थी, ओके
अच्छा मैं बताना भूल गई थी, इस फ्राइडे और इस सैटरडे में ऑफ पर हूँ, ठीक है? नो एक्स्ट्रा क्लास एंड नो नॉर्मल इवनिंग क्लास, ओके? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? हेलो? यस मैम। मैम आप कहीं जा रहे हो? तुझे क्यों बताऊं है, तू मेरी सहेली लगती है। नहीं मैम, नहीं तो अगर आप जा रहे हो तो फिर अलम सर किसी और को उठा लाएंगे। तो आलम सर को पता होगा ना, लेकिन मेरी छुट्टी है तो बायो नहीं पढ़ेंगे फ्राइडे और तो सैटरडे मैम को। फिर आपकी छुट्टी होगी तो हमारी भी छुट्टी होगी ना। नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसी की क्लास लगेगी। तेरी बारात आई है तो तेरी छुट्टी होगी है। मैम हट मेरी गई। बारात आएगी तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। संडे को हाँ तो मैंने स्टेटस, हर चीज में स्टेटस थोड़ी लगाते मैम, कॉलेज हो गया हॉलीडेज 5 फेब तक को। कॉन्ग्रेचुलेशन दिवेश, दिस मैसेज में तुम लोगों के लिए स्टडी प्लान बताती हूँ, जिसको मदद की जरूरत है स्टडी प्लान लो और पढ़ो। देखो 4 महीने हैं, 4 मंथ। कौन कहता है नीट क्रैक नहीं होगा तुम्हारे, तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ आता है। 4 मंथ में आराम से नीट क्रैक होगा। इवन 4 मंथ में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तुम फुल मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली बायो की क्लास में बोलो बायोलॉजी में फुल मार्क्स आएंगे, आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। इतना पढ़ के जाएंगे हम, देख लेना तुम। लेकिन यार रेगुलर लो, ठीक है? रेगुलर रहो और कोशिश करते रहो, कुछ नहीं होता। चलो आओ सेल का इंट्रोडक्शन देते हो तुमको, इससे पहले बाबले हो जाए बच्चे। चलो भाई, सेल तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो सेल वाले चैप्टर को कैसे डिवाइड करते हैं? स्क्रीन सबको दिख रही है ना? ये मैम। ठीक है। ओके, तो सेल में हम लोग पहले स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट के बारे में और जर्नल फीचर पढ़ते हैं, ठीक है? तो साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे एक तो, जिसमें सेल थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल का फर्क पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं? उसके बाद हम लोग सेल के मेन पार्ट पे जाते हैं, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, राइट? सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लेंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ही पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है? इसलिए रुला देते हैं हमें। तो ये वाला जो पार्ट है ये आज कवर करने की कोशिश करती हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स को 2 डेज और लग जाएंगे, ठीक है? सो कल की जो एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल की एक्स्ट्रा क्लास में जो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का, जो प्लांट फिजियोलॉजी में असर्शन रीजन रहता था, वो करेंगे। असर्शन एंड रीजन, क्योंकि मैंने वो नहीं करा है और मैंने बहुत लोगों को वादा किया है। वैसे तो मैं वादा आराम से तोड़ देती हूँ, लेकिन मैं फिर भी असर्शन रीजन कराऊंगी। मैम सेकेंडली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। साहिल मैंने अभी तक उर्दू बोल के दिखाई है यहाँ है? ये आपने भी बोला, मैंने पहले लिखा हुआ था। एजर्शन रीजन वाली, अच्छा तेरे को ज़्यादा पता है। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चे थे, मोहिनी ने भी भेजा था और मैं डिस्कस नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो ये डिस्कस करेंगे कल की 6 बजे की क्लास में। ऑलराइट, सो चलो अब हम सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ, उसकी तरफ बढ़ते हैं, साइंटिस्ट की तरफ। चाहिए, आइए पढ़ाई करते हैं। तो देखो भाई, मेरे को बताना इवोल्यूशन पढ़ा था? आधे बच्चे ही मर गए। कहाँ इवोल्यूशन कहाँ से आ गया? देखो भाग गए आधे बच्चे तो, कहाँ हो रहा है? बताओ भाई, इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था? पढ़ा था। यो मैम। इसमें हम बात करते हैं ना ओरिजिन ऑफ अर्थ, कौन सी ईयर में हुआ था? नोट्स लाने के लिए बोले थे, मैं लाए हो, खोलो। चार्ट लिखवाया था वहाँ पे बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था मेरे साथ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? तुम्हें थोड़ा याद हो, ओरिजिन ऑफ अर्थ कौन सी ईयर में हुआ था? इतनी देर? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर अगो? बिलियन ईयर्स अगो। बिलियन ईयर्स अगो, अच्छा। या ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की अर्थ पे, कौन से में हम मानते हुई थी? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, हम कहते हैं अर्थ पे फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आया था, कब आया था? 500 मिलियन अगो। 5 100 मिलियन ईयर्स अगो। मिलियन ईयर्स अगो, हाँ। मैं, अच्छा। अब उसके अंदर हम बात करते हैं सेल लाइक जो स्ट्रक्चर्स आए थे, आरएनए वगैरह, वो कौन से ईयर में आए थे? तुम कौन? सेल, सेल लाइक स्ट्रक्चर, सेल लाइक स्ट्रक्चर, लाइक मतलब आरएनए से पहले एज बिलियन ईयर्स अगो। कितना? मेरे को सुना नहीं, दोबारा बोल। मैम 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो? यस मैम। वाह, ओके। तो पहला प्रोकैरियोटिक सेल कब आया था?
मैम 2 billion years ago. 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सब हुआ कहाँ पर है? ये फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ एंड ऑल। लोकेशन, हाँ स्मिता, लोकेशन क्या है इसकी? अर्थ के ऊपर। कहाँ हुआ था ये? घर के पीछे आंगन में? इन वाटर, ओशियंस में हुआ था ना ये, राइट? ओशियन में हम कहते हैं पहली लाइफ बनी थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है? थोड़ा सा पीछे जाके समझा रही हूँ ना। अब देखो, जब मैं बात करती हूँ प्रोक्रियोटिक सेल, तो पहले वाले फर्स्ट वाले प्रोक्रियोटिक सेल कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक थे, हैं? खाने, जब पानी में इतना खाना था, वो खाना क्यों बनाएंगे? बावले थे वो? कौन से थे? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक पढ़ जाएगा और कुछ नहीं। पहले प्रोक्रियोटिक सेल थे हेटेरोट्रॉफिक। ये नीट का क्वेश्चन है यार, ठीक है? क्योंकि ओशियन के अंदर बहुत सारा खाना ऑलरेडी था। तो ये माइक बंद कर दो, तो बात पिटोगे। ओशियन के पानी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट ऑलरेडी था, तो वो खाना क्यों बनाएंगे यार? वो पहले खाएंगे। तो पहले जो सेल थे वो थे प्रोक्रियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक। फिर कौन आए? प्रोक्रियोटिक, ध्यान से बोलना। फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब खाना कम हो गया, अब खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन कैसे बनाएंगे? सनलाइट से पहले बनाएंगे या केमिकल एनर्जी से बनाएंगे? केमिकल से। कीमो ऑटोट्रॉफ। फिर आए थे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और उसके बाद एडवांसमेंट हो गई थी, और फिर आए थे हमारे पास प्रोक्रियोटिक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ वो थे जो सूरज की किरणें लेके खाना बनाते थे, बेटी, फोटोसिंथेटिक। और फिर हमारे पास आए थे यूक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक से यूक्रियोटिक सेल कैसे बने थे? कौन सी थ्योरी बताती है ये? एक थ्योरी से एक्सप्लेन करती है। एंडोसिम्बाटिक थ्योरी। एंडोसिम्बाटिक, अरे आ गया हमारा नीश। कहाँ था तू छुपा हुआ है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो धरती की रक्षा करने आता है अनीश। जब सारे लोग उड़ चुके होते हैं तब अनीश का आंसर आता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है कि कैसे प्रोक्रियोटिक सेल से यूक्रियोटिक सेल का जन्म हुआ है। बेटा क्या होता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में। लो लो लो, अभी सेल से रिलेट कर दूंगी इसे। बताओ भाई एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है? जल्दी बताओ यार, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बड़े पागल हो। क्या होती है? हम लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटा एक प्रोकैरियोटिक सेल मतलब उसको खाता है, और जो स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता उसके अंदर। और फिर वही जो छोटा सेल है वो अपने ऊपर वो सेल एक सेल ऑर्गेनेल की तरह काम करता है, यानी कि वो बड़े सेल के लिए फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। और उसी तरह से दोनों जो है सिम्बायोटिक तरह से मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उसी से एक जो हमारा यूकैरियोटिक सेल बन जाता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ठीक, एग्जैक्टली सेम, सही वर्ड बोले। वेरी गुड अनीश, वेरी गुड। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी होती है, एक बड़ा सा प्रोक्रियोटिक सेल था। ये सब हम मानते हैं कि पानी के अंदर ही हो रहा था, ठीक है? तो एक बड़ा सा प्रोक्रियोटिक सेल था, मैं इसको बिग लिख रही हूँ, और एक छोटा प्रोक्रियोटिक सेल था, मैं इसको स्मॉल लिख रही हूँ, ठीक है? ये भी प्रोक्रियोटिक सेल है। तो पहले तो प्रोक्रियोटिक सेल ही थे यार, उन्हीं से यूक्रियोटिक सेल बना है, ठीक है? तो याद रखना, प्रोक्रियोटिक सेल से ही मॉडिफिकेशन से यूक्रियोटिक सेल बना है, राइट? तो फिर बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल ने क्या बोला, ये छोटा वाला क्या कर लेगा, आज उसे खा जाते हैं। करते हैं ना लोग, जो मासूम सा दिखे उसके साथ अत्याचार करते हैं, तो उसने उसे खा लिया कुछ, ठीक है? ऐसे गप कर लिया। लेकिन हमने क्या देखा, जनरली तो छोटे वाले प्रोक्रियोटिक सेल को वैसे टूट जाना चाहिए था और एनर्जी दे देनी चाहिए थी, लेकिन छोटे वाले ने रिफ्यूज कर दिया टू ब्रेक डाउन। वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसके एंजाइम इसे तोड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो छोटा प्रोक्रियोटिक सेल था ना, इसके पास कुछ स्पेशल फीचर थे जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर गया। सो वी बिलीव कि छोटे सेल के बड़े सेल के साथ कॉम्युनिकेशन हुआ होगा। सो जो छोटा वाला प्रोक्रियोटिक सेल है, इसने कहा आई विल प्रोवाइड फूड, आई विल प्रोवाइड एनर्जी टू यू, तो मेरा यूज हो गया तेरे पास, ठीक है? मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, बदले में उसने कहा गिव मी प्रोटेक्शन। सो बड़े वाले ने कहा ओके आई विल गिव यू प्रोटेक्शन, तू मेरे अंदर ही रह ले, तू अंदर रहेगा, तेरे को और कोई सेल खा नहीं पाएगा, तो तू प्रोटेक्टिव है, और तू मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे और किसी सेल को खाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से ये साथ में रहने लगे। सो दे लिव टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर, दे लिव टुगेदर, ठीक है? हैप्पीली। जब वो हैप्पीली साथ रह रहे थे तो इवोल्यूशन चलता रहता, मॉडिफिकेशन होता रहा। तो इन दोनों में मॉडिफिकेशन हुआ। तो जब इन दोनों में मॉडिफिकेशन हुआ, देखो ये किसी सेल के अंदर हो रहा है,
किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा भी पानी में और प्रोकैरियोटिक सेल अभी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है सारे प्रोकैरियोटिक सेल ने एक साथ छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खाया था। कुछ हजार प्रोकैरियोटिक सेल में से शायद 200 के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है और बाकी 700 ऐसे ही बैठे हैं। तब इन दोनों में मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन के बाद हमने देखा कि जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल था वो मॉडिफाई होकर अब क्या बन गया है, नाउ इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक सेल बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जो स्ट्रक्चर पड़ा था ना छोटा प्रोकैरियोटिक सेल, वो भी मॉडिफाई हो गया और वो मॉडिफाई होकर क्या बन गया, दे हैव बिकम मॉडिफाई एंड बिकम इटसेल्फ अ क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट अंदर है और जब भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं एंडोसिम्बायोटिक। एंडो मतलब इनसाइड, कि इनसाइड गया था, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब छोटे प्रोकैरियोटिक और बड़े प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आ गया, मतलब दोनों को प्रॉफिट है, म्यूचुअली एक साथ रहने लग गए हैं। ठीक है, तो ये होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी विच टेल्स यू ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से ही आए हैं। ये बात समझ आई? यस मैम। स्क्रीनशॉट लेना, जरा स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली नहीं पूछते एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पे, क्वेश्चन पता है किससे पूछते हैं? डन, बताती हूँ क्वेश्चन किससे पूछेंगे। क्वेश्चन आएगा कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में के अकॉर्डिंग वो कौन से सेल थे प्रोकैरियोटिक जो मॉडिफाई हुए और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल बना दिया। मतलब कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल बना है इस मॉडिफिकेशन से? एक तो क्लोरोप्लास्ट बना है, क्लोरोप्लास्ट इज मॉडिफाइड प्रोकैरियोटिक सेल। और कौन सी ऑर्गेनेल है? और कौन सी यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेल है जो मॉडिफाइड प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें हम क्रैब साइकिल पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट रख दूँ और यहाँ पे मैं एक बैक्टीरियल सेल रख दूँ, इनमें सिमिलैरिटी होगी? सोच के बताओ, खुद के दिमाग से सोचो, क्या लगता है? यो मैम। क्यों क्यों होगी? मैम क्योंकि पहले बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक थे। हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। यस, और ये सारे भी तो प्रीवियसली प्रोकैरियोटिक सेल थे। इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहली सिमिलैरिटी, इनके राइबोसोम कौन से नंबर के होते हैं? 70s। क्या कर रहा है, सांप को बुला रहा है? क्या छेड़ रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? 70s राइबोसोम्स है इनके पास, ठीक है, अपना राइबोसोम है इनके पास, और इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। होता है। हमारे मतलब तुम्हारे सेल में, यहाँ देखो, यहाँ सेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर, उसके पास अपना डीएनए है। मतलब सेल के पास भी डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। और प्लांट के पास तो उसको क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए है। मतलब कमाल है, कितना डीएनए है उसके पास। जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएस लिखते हैं हम उसको, ठीक है, और मोस्टली सर्कुलर होता है। ओके, इतना क्लियर? और तीसरी क्या बात होती है, ये है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये तीनों सेमी ऑटोनोमस नहीं है, सॉरी, ये दोनों है सेमी ऑटोनोमस। क्या मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस का? ऑटोनोमस मतलब, अच्छा, ऑटो मतलब, मैम जो सेल्फ हैं। हाँ, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। सेमी ऑटो, सेमी मतलब पार्शियल। तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है अपने आप, लेकिन थोड़ी सी मदद उसे सेल के मटेरियल से भी चाहिए होती है। मतलब ये यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं ना, तो ये देखो, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये पड़ा मेरा क्लोरोप्लास्ट, ये पड़ा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, लेकिन इसे ना, जो हमारा मेन सेल है, हमारा यूकैरियोटिक सेल है, उसके न्यूक्लियस से भी थोड़े प्रोटीन की मदद चाहिए होती है और इसे भी थोड़ी मदद की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। ये कंप्लीटली खुद से डिवाइड नहीं हो सकते, इसे सेल के न्यूक्लियस से भी थोड़ी मदद की जरूरत होती है। इनका डीएनए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं बना सकता, सो दिस इज सेमी ऑटोनोमस। पर बैक्टीरिया इज ऑटोनोमस, वो खुद से डिवाइड तो हो ही सकता है ना, राइट? डन इतना? इनसे आएंगे क्वेश्चंस, गॉट इट? ले लो फिर स्क्रीनशॉट। डन मैम। सेल था, ये तो मैंने तुमको बताया
कि धरती पे कैसे सेल आए, है ना, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन कब स्टार्ट करी, जब हमारे पास माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ स्टार्ट। तो माइक्रोस्कोप से पहले क्या था, लेंसेज से लेके, ऐसे लेंस लेके देखते रहते थे। वो वाले लेंस देखे जो हाथ में पकड़ के आप चीजों को मैग्नीफाई कर सकते हो, देखे वैसे वाले लेंस तुम्हारे जमाने में आते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं अब होते हैं या नहीं। यस मैम होते हैं। होते हैं, अच्छा ऐसे करो तुमने कि उसको ऐसे धूप के नीचे ऐसे करो तो उससे पेपर जल जाता है, अगर नीचे पेपर रखो तो। हैव यू एवर ट्राइड? मैम यस मैम। अच्छा तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है, मेरे भाई ने ये कहता है ऐसे रख के मेरा हाथ नीचे रख दिया था, मेरा हाथ जल गया था। हमने भी किया है। बहुत ही बदतमीज होते हैं लड़के। यस मैम। इससे एग्री करिए, इसके साथ भी हुआ बेचारी के साथ, राइट। सो देखो तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एक हिस्ट्री है कि कैसे सेल ओरिजिनेट हुए थे। तो बच्चे इवोल्यूशन को इससे कंफ्यूज कर लेते हैं, वो इवोल्यूशन की बात हो रही है, धरती पे सब क्या हुआ। हम सेल वाले चैप्टर में ये पढ़ते हैं कि हमने कब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो यार हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके बाद जब हमें लेंस से देखना स्टार्ट किया। जो सबसे पहले थे ना, सब लोग जानते थे बॉडी किसी छोटे छोटे चीजों से मिलके बनी है, लेकिन क्या किसी को समझ नहीं आया। तो जो सबसे पहले थे जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, पहले सेल को ऑब्जर्व किया, वो थे वो इंसान जो इस कॉन्सेप्ट पे अटक गए। अटक कैसे जाते, कभी हुक देखा है किसी ने, हुक कहीं पर लगाओ तो वो अटक जाता है ना, तो वो बस वो थे जो वो एक हुक की तरह लटक गए उस टॉपिक पे कि मैं तो सेल को पढ़ के ही छोड़ूंगा, ठीक है, वो मैं जान के छोड़ूंगा कि बॉडी किससे बनी है। तो वो किसको स्टडी कर रहे थे, वो स्टडी कर रहे थे कॉर्क ऑफ ए प्लांट। कॉर्क ऑफ ए प्लांट क्या होता है, कभी तुमने वो बड़ी बड़ी मूवीज देखी है जिसमें ऐसे वाइन की मस्त बॉटल होती है, ऐसे वाइन की बॉटल के ऊपर एक ढेर ढक्कन लगा होता है, तो उसका ऐसे एक फिंगर से उठाया टक करके ऐसे वाइन बाहर निकलती है। हाँ तो वो जो लकड़ी सी होती है ना यहाँ पे, यही कॉर्क होता है। कॉर्क इज ए डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, डेड पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, जो वो बार के अंदर पड़ता है ना वो। तो वहाँ पे डेड पार्ट ऑफ द प्लांट को वो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ऐसे ऐसे। उन्होंने अपने लेंस के अंदर देखा, बहुत अच्छा लेंस नहीं था उनके पास पर उन्होंने बहुत मेहनत करी, माइक्रोस्कोप नहीं था तब, तो वो उन्होंने इसे देखा और उन्होंने कहा कि जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इसको मैं कहूँगा सेल। उन्होंने टर्म दे दी सेल, ठीक है। कौन थे ये वो थे जो हुक लगा के इस कॉन्सेप्ट पे चिपक गए थे। तो इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक के साथ जो कंफ्यूज करता है ना वो है रॉबर्ट ब्राउन, है ना। तो देखो हुक वो थे जो हुक लगा के चिपक गए, मैं तो सेल भर के रहूंगा, मैं तो सेल भरे ही रहूंगा, जबकि सेल डेड था फिर भी उसके ऊपर चिपके पड़े हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन वो थे जिनके नाम में कलर है, ब्राउन इज ए कलर, राइट। सो वो कौन सी ऑर्गेनेल होती है जो कलर करके देख सकते हैं। अगर आपको एक सेल के अंदर न्यूक्लियस देखना है ना तो उसको स्टेन करना पड़ता है, ठीक है, नेफ्थलीन से स्टेन करना, मतलब किसी ना किसी स्टेन से स्टेन करो, पिंक कलर का जनरली दिखेगा। तो रॉबर्ट ब्राउन वो थे जिन्होंने ही डिस्कवर्ड व्हाट, न्यूक्लियस। तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना रॉबर्ट हुक और ब्राउन में, नो मैम। है ना। अब तो हमें पता चल गया रंग बिरंगे इंसान है। समय बताओ कितना हुआ है, 8 बज गए। 8 बज गए, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी देर और झेल ले मुझे फिर चल जियो, ठीक है। अब इनके बीच में आए थे बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान, बहुत शाणे थे ये। इनका नाम था, बहुत लंबा 3 शब्दों का नाम है, क्या नाम है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक बहुत ग्रेट थे और बहुत चालाक भी थे, ठीक है। वो क्या करते थे, पहली चीज तो स्पेलिंग ऑब्वियसली मुझे बतानी है, देख लेना। वो क्या करते थे, वो अपनी स्टडी ना सबके सामने शेयर नहीं करते थे, उन्होंने अपने ही लैब में बड़े बड़े लेवल के माइक्रोस्कोप बना लिए थे, लेकिन दुनिया को नहीं पता था अभी तक, ठीक है। तो पहले चीज कि डेड सेल किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, हाँ तो इन्होंने डेड सेल किया था। लेकिन रॉबर्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने गंदे पानी से वहां पे तैरते हुए चीजें देखी, इन्होंने उसको उठाया और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के जब ऑब्जर्व किया, सो दे एक्चुअली सॉ अ सेल। उन्होंने कहा ये लिविंग सेल है। तो ये पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करता है, डेड किसने किया, लिविंग किसने किया, तो ये फर्क पता चल गया हमें, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म का भी फर्क करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इसी ऑर्डर में लिखा था, ये लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, तो लिख भी सकते थे। चलो आगे, थोड़ा सा चैप्टर स्टार्टिंग में बोर करेगा लेकिन कल से मजा बड़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि कल जब मैं तुमको पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें इसके साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज कर दूंगी। सेल का मजा तुम्हें पढ़ने में पता है, सेल हर चैप्टर से कलेक्ट होता है। ये तुम्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ाएगा, ये तुमको प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ाएगा, राइट। और नहीं है मैम एल से याद रखेंगे, हाँ बेटा तेरे को जैसे याद रखना याद रख, ठीक है।
अब थे दो और साइंटिस्ट का नाम जो मुझे डाउट है नीट में आएंगे, इसलिए मैंने अलग से लिखे है, पर स्टिल ले लो, क्या दिक्कत है। फोर्थ है हमारे पास डू जर्डिन। इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेमी सॉलिड सा लिक्विड होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इस मटेरियल को किस नाम से जानते हो तुम? येलो वाला Cytoplasm. है cytoplasm. ना। तो उन्होंने कहा ये सेमी सॉलिड सा होता है, कुछ जेली लाइक, और उन्होंने उसको टर्म दी, टर्म क्या दी उसने? साइटोप्लाज्म नहीं कहा, उन्होंने उसको टर्म दी सारकोट। ठीक है। फिर जो पुरकिंजी थी, पुरकिंजी का नाम कहीं सुना है? Purkinje fiber. पुरकिंजी फाइबर, देख रहे हो इन्होंने कहाँ काम किया है। तो दिल में पुरकिंजी फाइबर भी इन्होंने काम किया। पुरकिंजी फाइबर क्या करते हैं? सिग्नल जाता है उससे। किससे किस तक? ए बी नोड से। अच्छा, वो तो मैंने लिख दिया था। ऐसे नोड पे सिग्नल जनरेट होता है दिल में। बोल 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 बोल। ए बी नोड से वेंट्रिकल्स की तरफ। बंडल ऑफ हिस तक जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस से जाता है पुरकिंजी फाइबर पे, और पुरकिंजी फाइबर कहाँ पर पूरे सिग्नल को सेंड कर देता है? इट सेंड इट टू इंटायर वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल्स पे स्प्रेड करता है वो, ऑरिकल पे नहीं करता, क्योंकि ऐसे नोड ही ऑरिकल पे भेजती है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दिस, दैट मीन्स आपको सिग्नलिंग का ये पार्ट भूल गया है। तो कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में जब भी पढ़ रहे हो तो ना साइड में लिख लिया करो, एक कॉपी रखा करो PYQ वाली, ऊपर डेट लिखो ये वाला टॉपिक याद नहीं आ रहा है, एक बार जाकर उसको सिर्फ NCERT से रीड कर लेना यार, 4 लाइनें होती है। डन। तो पुरकिंजी ने क्या किया, उन्होंने कहा ये जो सारकोड है उसको उन्होंने रीनेम कर दिया और उन्होंने उसको प्रोटोप्लास्ट किया। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी? पुरकिंजी। हाँ, पुरकिंजी ने दी थी। ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के लिक्विड को भी एक साथ ही देख रहे थे, क्योंकि स्टेनिंग का टेक्निक नहीं था तब इतना अच्छा, वो डिफरेंस समझ नहीं पाए। क्लियर इतना? इसको नोट कर लो। डन। यस मैम। अब क्योंकि हम एक पूरा 11th 12th लगा के आया है ना, इस वजह से हम रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगी? सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट सेल इन्वॉल्व्ड? Mycoplasm. Mycoplasm. What is the largest cell involved? ओवम। Egg of ostrich. Egg of an ostrich. अनीश, अगर मैं बोलती largest cell in human, then the answer would be ovum, female ovum. Yes, ma'am. Got it. ठीक है, good. Yes, ma'am. Longest cell in human body? Nerve cell. सिग्नल देखो ब्रेन से कहाँ पहुंचा देते हैं, है PPLO। स्मॉलेस्ट है माइक्रोप्लाज्म, उसके बाद PPLO। ओके, चलो अब देखो, अब बात करते हैं कि देखो हर किसी ने थोड़ा थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर बता दिया है ना, उसके अंदर की थोड़ी चीजें हम लोग डिस्कवर भी कर रहे थे, लेकिन किसी के पास एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं टू एक्सप्रेसेस कि सेल क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई बोले मदर, हुज मदर, तो तुम एक्सप्लेन कर पाओगे हुज मदर, उनका रोल बता सकते हो, उनके फीचर्स बता सकते हो, वो आपकी कैसे मदर हुई ये बता सकते हो। दैट समवन हु गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इज अ मदर, राइट, और समवन हु टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड इज अ मदर, राइट। तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन सेल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी दुनिया। अरे है तो है, बने तो हम सब उससे हैं, लेकिन कैसे उसे एक्सप्लेन करे वो किसी के पास नहीं था। सो टू एक्सप्लेन सेल आ गई थी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो आई थी सबसे पहले, वो किन्होंने दी थी? वो दी थी दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये माइंड मैप है, गंदे वंदे इसलिए बनाती हूँ क्योंकि उल्टी सीधी चीजें ना ब्रेन सिग्नल न्यूरल कनेक्शन अच्छे बना लेता है, इसलिए सब कुछ बहुत साफ लिखूंगी तो जल्दी भूलोगे। ऐसा मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था, मुझे विश्वास है वो सच बोल रहे थे मुझसे, सॉरी। तो सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने, एक थे जिनको बॉटनी पसंद थी तो वो थे बॉटनिस्ट, और वो पहले आए थे। ठीक है, पहले उनका नाम याद रखना, हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है। और दूसरे वो थे जिन्होंने जूलॉजी ज्यादा पसंद थी, एनिमल वाले, वो बाद में आए थे। ठीक है, तो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, लेकिन एक पॉइंट रह गया था, इन्होंने सेल को तो डेफिनेशन दे दी थी पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाउ फर्स्ट सेल ओरिजिनेट। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था एक और साइंटिस्ट ने, मैम रुडोल्फ विर्चो ने। हाँ, और ये हिटलर के दोस्त होंगे शायद, तो क्योंकि इनका नाम कुछ उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, तो मॉडिफाई सेल थ्योरी किसने दी है? मॉडिफाई सेल थ्योरी
अगर मॉडिफाइड सेल थ्योरी की हम बात करें तो उसमें हम तीनों साइंटिस्ट को करेक्ट वो देते हैं ना प्रेफरेंस। एक तो नए साइंटिस्ट आए और इसके अलावा जो पुराने साइंटिस्ट है उनके पॉइंट्स को भी तो हमने रखा ना। तो ये मेरे को ऐसे याद है, ये शायद हिटलर के फैन रहे होंगे, इनका नाम है रुडोल्फ, क्योंकि रुडोल्फ तो हिटलर थे ना, तो रुडोल्फ विर्चो। कितना याद रहेगा हमें ऑर्डर? पहले हमें बॉटनिस्ट का नाम याद करना है, डेट याद करनी है, फिर हमें जूलॉजी वाले की याद करनी है और फिर हमें हिटलर के पास जाना है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे चलो। Yes, ma'am. ठीक है, राइट। अब देखो कुछ डेट्स आपको इसी के साथ याद रखनी है। जो बॉटनी वाले थे उनके साथ आपको याद रखना है 38, जू वाले के साथ आपको याद रखना है 39 और 55 आपको याद रखना है रुडोल्फ विर्चो के साथ, राइट? क्लियर? तो ये 38 किसका है? एक्चुअली इसके आगे वो लिखा हुआ है, इट इज 1838, 1839 एंड 1855। ओके, सो ये ईयर्स याद होने बहुत जरूरी होते हैं। डन? Yes, ma'am. आओ, अब जो दिक्कत देता है ना वो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग के पेज देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आते इसमें एग्जैक्टली पढ़ना गया है ना। इसको आज खत्म कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ है? 8. ओके, थक तो नहीं गई? No, ma'am. ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो ये लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या फीचर होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोक्रियोटिक भी हो सकता है या यूक्रियोटिक भी हो सकता है। मेरे को बताना वो कौन सा ग्रुप है जिसमें यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा इनमें से? Ma'am, Protista. बेटा प्रोटिस्टा। मोनीरा में सिर्फ प्रोक्रियोट्स रहते हैं, प्रोटिस्टा के बाद सब में यूक्रियोट रहते हैं। और प्रोटिस्टा है जिसमें यूक्रियोट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब में मल्टीसेलुलर है। याद रहेगा इतना? Yes, ma'am. साइड में लिख लेना, ठीक है? चलो, सो क्या क्या फीचर होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, अकेला रह सके, ठीक है? सो आई एम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेट्स अज्यूम मेरे कोई रूममेट नहीं है, ठीक है? तो मैं अकेली रह पाऊँ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हूँ। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एसेंशियल फंक्शन कर पाऊँ, जैसे कि मैं अपना खाना वाना बना पाऊँ, ठीक है? अपना बिल खुद पे कर पाऊँ, ठीक है? सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई चीज़ जो सेल से कम है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं की जा सकती, ठीक है? ये लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड आ जाएगा, मतलब कि एटलीस्ट एक सेल जितना स्ट्रक्चर हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो और जीने लायक उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन हो। क्लियर? तो सेल की डेफिनेशन क्या आएगी? सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से मुझे डेफिनेशन मिल गई, इसे हम पढ़ के ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे ना क्वेश्चन बन सकता है आराम से, थ्योरेटिकल। तो अभी समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा बोर करूंगी, लेकिन थोड़ा सुन लो, आज बोर हो जाओ, कल से बहुत मजा आएगा। तो एंटन वॉन ल्यूमेनहॉक का नाम आया, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने। इन्होंने पहला सेल देखा था और डिस्क्राइब किया था, लाइव सेल। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, डेड सेल नहीं किया था। डेड सेल किसने किया था? Robert Hooke. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। हाँ, ब्राउन ने क्या किया था? Nucleus. न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है? द इन्वेंशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट, इसके आगे तो हो गया, छोड़ो, इतना डन। इस पे आते हैं हम, सेल थ्योरी। अब देखो, अब आएगा फाइनली उनका नाम। मैं हमेशा नाम एंड में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको दूसरी चीजें भी याद आ जाए। जैसे ही नाम आता है ना, लोग पॉइंट्स भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले 1838 पे गए और वहां पे हमने पढ़ा मैथियस शेल्डन। तो शेल्डन एंड शॉन है जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो पहले आएंगे शेल्डन। किसी ने बिग बैंग थ्योरी करके सीरीज देखी है? नहीं? चलो फिर मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले शेल्डन आए थे, जो थे बॉटनिस्ट, है ना, जो पत्तों पे काम करे थे, पहले आए थे ना 1938 पे। उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये उनके ऑब्जर्वेशन है। देखो मैं कहूँ ना, उन्होंने जो भी प्लांट्स को पढ़ा उनको क्या कंक्लूजन मिला, तो ये उनका कंक्लूजन था, ये उनका रिजल्ट था। तो मैं छोटा सा चार्ट ऐसे बना सकती हूँ ना, ईयर लिख दिया मैंने एम शेल्डन, उसके नीचे लिख सकती हूँ 1838, और मैं कह सकती हूँ बॉटनिस्ट थे वो। यहाँ पे वैसे नाम की जरूरत नहीं है, जर्मन, पर चलो तुम जर्मन याद रख लो, जर्मनी, ठीक है? और उसके बाद उनकी क्यों कंक्लूजन थी मैं उसको अंडरलाइन कर सकती हूँ। तुम बुक के साइड में करोगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा प्लांट के जो प्लांट है ना वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. लगभग
लगभग इसी टाइम पे सेकंड आए थे थियोडोर, आगे हमारे थियोडोर शॉन, ठीक है, थियोडोर शॉन आए 1839 पे। तो देखो 88, 38 एंड 39 पे हम आ गए। इसके बाद कौन सी डेट आएगी? 1855 1855 55, दोनों के बीच में, राइट। 55 इज समथिंग, मेरे को ऐसे याद है रुडोल्फ वो थे जिन्होंने इस पूरी थ्योरी को बैलेंस कर दिया। तो 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, बैलेंस हो गया ना, तो मुझे 55 ऐसे याद है। तो ये जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स पढ़े थे और प्लांट सेल भी पढ़े थे इन्होंने। और इन्होंने कहा सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले किन्होंने देख ली? Swan. जॉन ने, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया अपनी ऑन स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। तो मुझे इतना पता चला कि ये जूलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने प्लांट भी स्टडी किया है और एनिमल भी स्टडी किया है। क्लियर? एनिमल सेल भी स्टडी किया है। क्लियर? Yes, ma'am. तो इन्होंने एक चीज पता करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्होंने कहा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भैया जो सेल के आसपास होती है। और दूसरी चीज इन्होंने पता करी कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। दूसरा इन्होंने सेल वॉल को भी किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, एनिमल में नहीं मिलती। तो इन्होंने दो चीजें पता करी थी। इतनी क्लियर? Yes, ma'am. ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन ने थ्योरी प्रपोज किया। देखो शॉन ने प्रपोज किया, शेल्डन ने नहीं। दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो लाइन है कि किसी भी एनिमल की या प्लांट की बॉडी सेल से बनी है और सेल के प्रोडक्ट से बनी है, इसको किसने, इस पर्टिकुलर थ्योरी को किसने दिया था? सिर्फ शॉन ने। ठीक है, क्योंकि हम इसे देर से पढ़ते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक मैंने सेल थ्योरी की बात नहीं करी है। पहले हमने बताया शेल्डन ने आराम से प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। फिर शॉन आए, शॉन ने कहा एनिमल सेल भी पढ़ा, प्लांट सेल भी बना। उन्होंने कहा पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर उन्होंने कहा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और तीसरा उन्होंने बोला कि सारे प्लांट और एनिमल सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो शॉन ने 3 चीजें कही थी और शेल्डन ने सिर्फ एक। क्लियर? यस मैम पक्का? अरे समझ आ रहा है कि सो गए? Yes, ma'am. रिपीट कर Okay. अच्छा चल एक बार सेल थ्योरी बताती हूँ फिर आती हूँ। तो शेल्डन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलके बनाई सेल थ्योरी। तो रुडोल्फ विल्सरो का नाम बीच में मत लिख देना। ओके, नाउ दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि ये नहीं बताती थी कि नए सेल कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस ड्रॉबैक को किसने कवर किया था बेटा? इसने, शॉन। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को किसने डिस्कवर किया था? इन्होंने कहा, रुडोल्फ विल्क्रो ने कहा फर्स्ट टाइम इन 1858 दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। देखो अब यहाँ पर आके कंफ्यूजन होती है कि इवोल्यूशन तो कुछ और कह रहा है और यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, बट दे आर सेइंग इज जो सेल थ्योरी थी, अगर मैं बताऊं, सेल थ्योरी आपको ये बताती है कि सेल है, एक सेल बना है, पर सेल थ्योरी आपको ये नहीं बताती है कि एक सेल से आगे सेल कैसे बने हैं, हाउ द अदर सेल्स आर फॉर्म। ये चीज नहीं बता रही सेल थ्योरी। वो कभी भी इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में पहला सेल धरती पे कैसे ओरिजिनेट हुआ था, वो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विर्चो ने आके ये बताया था कि जो पहला सेल था ना, वही सेल आगे डिवाइड होता है और उससे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली माइटोसिस की बात कर रहे हैं टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो, राइट। तो विर्चो का ये कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये बात समझ आई? Yes, इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो विर्चो ने एक लाइन बोली थी, ओमनीस सेलुलाe ई सेलुलाe, इसको टिक कर लो, आती रहेगी, विर्चो ने कही है। और ये कहना क्या चाहता है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, पुराने सेल से ही नए सेल्स का जन्म हुआ है। क्लियर? सो अगर कोई पूछे एग्जैक्टली सेल थ्योरी क्या है, तो इसको मैं कह सकती हूँ, इसके साइड में लिख लेना मॉडर्न सेल थ्योरी। सो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? पहले तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है? मॉडर्न सेल थ्योरी दी है 3 लोगों ने। क्या क्या नाम है उनका? नहीं पसंद क्या सेल तुम्हें? अरे क्या नाम है उनका? Matthias Sheldon Swan. Schwann and Rodolph Virchow. विर्चो। यस, दो लाइनों की। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बस 2 लाइनों की सेल थ्योरी, दैट्स इट, सेल थ्योरी खत्म। सेल थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको स्टेटमेंट सही ढूंढनी पड़ेगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए। इतना समझ आया? सच बताना, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत लो है। समझ आया? यस मैम Yeah, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ईयर था? 1838। 38.
38. कौन आए थे इसमें? शेल्डन। शेल्डन ने क्या बात बोली थी? क्या थे, बॉटनी zoologist? Botanist. बोटेनिस्ट। बॉटनिस्ट। और उन्होंने क्या प्लांट स्टडी करा और उन्होंने क्या पॉइंट बोला? Plant are composed of different kinds of cells. हाँ, और वो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो प्लांट की बॉडी डिफरेंट सेल से मिलके टिश्यू बनाती है, ठीक है? उनकी बॉडी ऐसे बनी होती है, ठीक है? इतना क्लियर सबको? यस मैम। फिर मैम। 1839 कौन आए थे? शिवान। श्वान ने कौन से सेल्स को स्टडी किया था? प्लांट एंड एनिमल। Animal. पहले एनिमल की बात करते हैं, फिर प्लांट की बात करते हैं। जब एनिमल सेल को स्टडी किया तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? Plasma. प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, उन्होंने कहा कि हर सेल के आर पार एक मेम्ब्रेन होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। और जब उन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया? Wall. सेल वॉल। उन्होंने कहा सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होती है। और फिर उन्होंने थर्ड चीज दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट थी वो? फर्स्ट लाइन है वो सेल थ्योरी की। Bodies of animal are composed of cells. Yes, very good. All living organism are composed of cells and products of cell. पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ठीक है? ये दी थी हमारी किसने? शॉन ने। थर्ड साइंटिस्ट कौन है? Rudolf Virchow. डॉल्फ विर्चो। कौन से ईयर में? 1855। 1850. एम क्या बोली 18। थी उन्होंने? हाँ 18। क्या लाइन बोली थी उन्होंने? ज़रा ध्यान दे रही है तुम्हें। क्या लाइन बोली थी उन्होंने? Cell are formed from सेल डिवाइडेड होंगे और न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। हाँ, लाइन क्या बोली थी? cell are made up of pre-existing cells. Pre-existing. ओमनी सेलुलर। अच्छा, मतलब नहीं बोलोगे हैं? ई सेलुलर, Cellular. राइट? ये इन्होंने बोली थी, करेक्ट? ठीक है, बस यही निकालना था इसके अंदर से। देखो, लेबल करने के लिए आ सकता है। रेड ब्लड सेल राउंड और बाइकॉनकेव होते हैं। नीट का क्वेश्चन देखना, आरबीसी की शेप पूछेंगे। क्या बोली एनसीईआरटी ने? बाइकॉनकेव बोली है ना? यही है। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें मॉडिफिकेशन पढ़ने को मिलेगी इंटरनेट पे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वाइट ब्लड सेल कैसे होते हैं? अमीबॉइड ऐसे होते हैं, अमीबा जैसे। सेलुलर कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। इस पे क्वेश्चन आगे आएगा, वहाँ पढ़ाऊंगी। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होते हैं बॉडी में, ब्रांच्ड होते हैं ये, ठीक है? ट्रैकेड इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकेड लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? हाँ, राइट अंशुल। ट्रैकेड लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। फ्लोएम में पढ़ाया था मैंने, मास फ्लो हाइपोथेसिस में। अच्छा, तेरा देख लेना है ट्रैकेड लिविंग है या नॉन लिविंग है। मीजोफिल सेल कहाँ पड़े थे? Leaf में. लीव्स में। लीव्स में इनके पास क्या होता है? बहुत सारा Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होता है ना? यस, ये साइड होता है मेन फोटोसिंथेसिस का, राइट? तो लेबलिंग के लिए आ सकता है आपको। क्लियर इतनी सी बात? यो मैम. ये मैम। इसके अंदर एक्चुअल में इस वाले पार्ट में इन्हीं सेल्स की बात करते हैं जो मैंने तुम्हें बताया। जैसे ऑस्ट्रिच का सेल हो गया, ठीक है? नर्व सेल्स हो गया, जो मैंने तुम्हें बताया वही यहाँ पर आते हैं और कुछ खास नहीं आता, ठीक है? पीपीएलओ की बात होगी, माइकोप्लाज्म की बात होगी। तुमको एक अच्छी सी बात बताती हूँ, मेसोसोम क्या होता है, ठीक है? देखो, कल तुम्हारा एक छोटू सा होमवर्क है, तुमको स्कूल में टाइम मिलेगा तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। टाइम बताना कितना हुआ है? 8:20. 820 मोनीरा देखा है? मोनीरा कौन से चैप्टर का पार्ट है? यस अंशुल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोनीरा रीड करके आना, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करना, कोई बात नहीं, लेकिन मोनीरा रीड करके आना। कल मैं तुमको प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। एक बार मोनीरा रीड करके आ जाना, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? इतना कर सकते हैं? Yes ma'am. ये मैम। देखो, जो स्कूल जाते हैं जो स्कूल जाते हैं अपने आप एक एनसीईआरटी उठा के ले जाया करो और एक टारगेट बना के ले जाया करो कि मैंने ये करना है, इतनी एनसीईआरटी मुझे पढ़ के आनी है। सेल जो क्लास में पढ़ा था तुझे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा ना, तो क्लास अपने स्कूल में कभी तो तुम्हें टाइम मिलेगा कि तुम इतना सा रीड कर लो कि 2 पैराग्राफ पढ़ लो। अगर सीरियसली डॉक्टर बनना है तो तुम 2 पैराग्राफ का टाइम तो निकाल ही लोगी, राइट? तो ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो अपने साथ एनसीईआरटी ले जाया करो। केमिकल रिएक्शंस एक पेज पे लिख के जा सकते हो ना, उसको रिवाइज करा जा सकता है ना, फिजिक्स के फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं ना, करेक्ट? तो अगर तुम्हारे पेपर स्टार्ट नहीं हुए तो तुम ये कर सकते हो, और अगर पेपर स्टार्ट हो गए तो कभी तो पढ़ते होंगे ना क्लास में, तो तुम्हें ये थोड़ा सा मैनेज खुद से करना सीखना पड़ेगा, राइट? ओके, सो मोनीरा कल रीड करके आना। अब देखो, एक चीज बता के जाती हूँ मैं, प्रोक्रियोटिक सेल की खास बात होती है, ठीक है? यहाँ बना दूँ, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। यहाँ बनाती हूँ।
जतिन आया क्लास में? यस मैम। जतिन कल जरूर आइयो, तेरा फ्लैजिला वाला सारा काम खत्म करेंगे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के पास होती है, प्रोकैरियोटिक के पास होगी? यो मैम। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास है। तो मैं प्रोकैरियोटिक सेल बना रही हूँ, तुम इसे बैक्टीरिया समझ लो। इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पड़ी होगी, क्या नाम होगा उसका? सेल वॉल। क्या? नहीं बेटा, सेल वॉल। नहीं। एक बहुत अच्छी लेयर है जो इन्फेक्शन करने में एक बैक्टीरिया को बहुत मदद करती है। पी से नाम स्टार्ट होता है उसका। एक लेयर होती है स्पेशलाइज, जिसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है आउट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जो इन्फेक्शन करने में बहुत मदद करती है इसे, ठीक है? ये कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर होती है। किससे बनी होती है? ये कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? तुम्हें प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। किससे बना हुआ है? ये कार्बोहाइड्रेट की चेन से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट के दो मॉलिक्यूल होते हैं, नैग और नैम। अभी इतना कर लो, इसके आगे बताती हूँ। इसके बाहर भी एक लेयर होती है, ओके, जो बताएगी कि बैक्टीरिया रफ सरफेस का या स्मूथ सरफेस का है। याद है कहीं पे तुमने पढ़ा स्मूथ सरफेस का बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने वाला? एस्ट्रेन कहाँ पढ़ा था? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। क्या बात है, शाबाश। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट खोल के देखने बाद तुमको मिलेगा। तो जो बाहर की लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स की एक लेयर होती है, ठीक है? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर क्या होती है? अगर तो ये स्मूथ होती है तो बैक्टीरिया तुम की इस लेयर को हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के दो नाम होते हैं। और अगर थोड़ी रफ होती है तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो ऐसे कहते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिनका सरफेस थोड़ा हार्ड होगा, कैप्सूल लाइक, तो उनकी ग्लाइकोकाइलिस की लेयर थोड़ी हार्ड होती है। और वो वाले बैक्टीरिया जिनकी लेयर थोड़ी चिपकी चिपकी सी होगी ना, उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकाइलिस की लेयर के दो नाम है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल, ठीक है? जो इस पे तुम्हें ध्यान देना है वो पेप्टिडोग्लाइकन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में कॉमन है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और दो कार्बोहाइड्रेट के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, दैट इज नैम एंड नैग। सुना है कहीं? नहीं? अरे ओके, तो मैं तुम्हें बताने वाली थी वो ये कि थोड़ी देर के लिए इस पे ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जो बैक्टीरिया होता है इट्स ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं? नो मैम। नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेम्ब्रेन होती है, इट्स ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यो मैम। तो क्या वो इस प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? नो मैम। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेन साइट किस चीज का होता है? क्या होती है वहाँ? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन। तो अगर इसमें रेस्पिरेशन नहीं होगी तो ये जिएगा कैसे? इसे रेस्पिरेशन के लिए किसी चीज़ की तो जरूरत होगी ना, ग्लाइकोलिसिस तो होगी इसके साइटोप्लाज्म में, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए कुछ एंजाइम्स तो चाहिए होंगे ना। तो जो एंजाइम इसको चाहिए होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरह से फोल्ड हो जाती है, ठीक है? तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। कभी कभार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग छोटे छोटे गोले बना देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, इससे हम कहते हैं वेसिकल, ठीक है? और कभी कभार ये ट्यूब लाइक भी फोल्डिंग्स बनाती है, इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। सब म्यूजोसोम के अंदर ही होता है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है क्या बुलाते हैं हम इसे? मीजोसोम। मेसोसोम। एंड ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल साइट होती है, साइट फॉर स्पेशल फंक्शंस। जो उस फंक्शन बैक्टीरिया कर नहीं पाएगा उसके करने की साइट होती है। जैसे कि वो नहीं कर पाएगा ना रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन करने की साइट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर होती होगी क्या? रेस्पिरेशन। और फूड की डाइजेशन के लिए भी कुछ खास एंजाइम नहीं है, तो डाइजेशन ऑफ फूड में भी मदद करती है, और इसको इसके जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड होने में भी मदद करती है। इसके पास इतने एंजाइम होते हैं। तो मेसोसोम इज अ साइट ऑफ स्पेशल फंक्शंस इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया। इतना क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन पता कहाँ से आएगा कि वो क्या है, किससे बना है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है, ग्लाइकोकाइलिक्स की नहीं है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, टाइम बताओ। 26। 26। 826। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस प्रोकैरियोटिक सेल को मूव करना होगा, नैम और नैक कल बताऊंगी, अगर इस सेल को मूव करना होगा तो ये कैसे मूव करेगा? फ्लैजेला के आगे।
तो सेल जो होता है ना, प्रोक्रियोटिक सेल एंड इवन यूक्रियोटिक सेल में भी कुछ कुछ प्रोजेक्शंस होती है बॉडी के बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे मेरी बॉडी है तो मेरे हाथ एक प्रोजेक्शन ही है, मेरी लेग्स भी प्रोजेक्शन है, वैसे सेल के पास भी अपनी आउटर प्रोजेक्शन होती है। तो 4 प्रोजेक्शंस हमें पता होनी चाहिए। एक होती है सिलिया, एक होती है फ्लैजिला, एक होती है पिल्लाई। फिम्ब्राई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एक होती है पिल्लाई। वेरी गुड, ठीक है। कि ये प्रोक्रियोटिक सेल में होती है सिर्फ? मैम यूकेरियोटिक में भी होती है। प्रोक्रियोटिक में भी होती है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है, वो हम कल करेंगे। तो मुझे बताओ मूवमेंट में कौन मदद करता है सिलिया फ्लैजिला में से? फ्लैजिला। सिलिया भी करता है। हमारी बॉडी में सिलिया कहाँ मिलता है? फैलोपियन ट्यूब। हाँ, खाने को नीचे जाने में मदद करता है, चीजों को इंट्रैप करने में, ऊपर पुश करने में मदद करता है। तो सिलिया भी मदद करता है। फ्लैजिला कहाँ मिलता है? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर सोचो। स्पर्म। हाँ, उसकी टेल में मिलता है ना, मूवमेंट में काम करता है। फिम्ब्रे जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो चीजों को होल्ड करने में मदद करते हैं। और पिल्लाए होते हैं मैनी फंक्शन। पिल्लाए बहुत तरीके के हो गए, जो तुमको याद रखना है वो होता है इन मेकिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब। बस खत्म कर लो। कॉन्जुगेशन वर्ड सुना है? मैम क्या होता है ना, जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ तनीषा, जिसको कॉन्जुगेशन नहीं है पता उनको बता देती हूँ कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक सेल है ना, बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं हम इसे। तो एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज करेंगे, ये अपने बीच में एक ब्रिज बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का। तो इनके सरफेस पे जो पिलाए होता है वो इस तरीके का ब्रिज बनाता है, जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल दे देता है। तो जेनेटिक मटेरियल पास करने के लिए जो ब्रिज बनता है ना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को पूरे को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इस कॉन्जुगेशन ब्रिज को बनाने में जो मदद करता है दैट इज पिल्ला। ओके, क्लियर? यस मैम। यू बैक्टीरिया एक बार पढ़ के आना। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। थक गए बेचारे बच्चे थोड़ा थोड़ा सा।